बनिए आप गांधी, मत बनिए भगत सिंह, लेकिन अगर कोई एक आदमी कहीं दिख रहा है दर्द से कराता हुआ, बस उसके काम आ जाइए, भगत सिंह का सपना साकार हो। देखिए, अभी आपने कहा शुरू में कि हम प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। मैं तो पहले ये बता दूं और ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी तरह का प्रसिद्ध समाज सेवी तो हूँ नहीं। मैं पूरी तरह से जोकर हूँ। क्या केवल मनुष्य की सफलता का मापदंड केवल डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना या कोई सफल व्यवसायी बन जाना? नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर टुडे। मैं उद्यान साहब के साथ, हमारे बीच में आज़ाद पांडे जी हैं। आप गोरखपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और आजकल जो नाम के लिए बस समाज सेवा का काम चल रहा है, उससे हट करके असल में सेवा का काम समाज में आप कर रहे हैं। और फेसबुक के माध्यम से, अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये पूछना चाहेंगे कि सब लोग पूछते हैं, हमें भी ये जिज्ञासा है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, अभी कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की? देखिए, जब हम लोग जिस समाज में रहते हैं, यहाँ बात होती है स्कूलिंग की, कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपने कहाँ से पढ़ाई की। तो बड़ा कठिन सा सवाल है। सरस्वती शिशु मंदिर की जो नींव रखी गई है वो पक्की बाग गोरखपुर में ही उपस्थित है। तो मैं वहाँ से पढ़ा हूँ कक्षा 5 तक, और उसके बाद से कक्षा 8 तक सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक का विद्यार्थी रहा। फिर उसके बाद कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आई, कुछ ऐसी प्रकृति की इच्छा नहीं थी, और फिर मैं वहाँ से बाहर हो गया। और उसके बाद से फिर यूं ही बस कहीं हाई स्कूल, कहीं इंटर, कहीं बीए, बस ऐसे ही पढ़ाई हुआ है। तो समाज सेवा के क्षेत्र में आने के लिए किसने आपको जागरूक किया, या कैसे आपके अंदर वो क्षमता हुई, चाहे कैसे आपके अंदर अलग जगह कि मैं समाज सेवा करूं? देखिए, अभी आपने कहा शुरू में कि हम प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। तो मैं तो पहले ये बता दूं और ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी तरह का प्रसिद्ध समाज सेवी तो हूँ नहीं। मैं पूरी तरह से जोकर हूँ। जोकर का मतलब बस इतना सा है कि जो मन सो कर वही है जोकर। तो हमको जो मन करता है मैं वो करता हूँ। माँ बाप ने बचपन में नाम रखा आज़ाद, तो हम आज़ाद हैं, अपना काम कर रहे हैं, और उसमें कुछ हम अलग नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। जैसे लोगों को लगता है यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई? कोई काम अच्छा नहीं होता है, बस वो काम है, हमारा काम है। अब एक माँ अपने बेटे को दूध पिला रही है, आपका ये बहुत अच्छा काम कर रही है, ये तो उसका काम है। गाय दूध दे रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, नहीं, ये उसका काम है। तो हम मनुष्य हैं, ये हमारा काम है कि हमको अच्छा काम करना है, हमको ये काम करना है कि किसी के काम आएँ। तो बस हम काम कर रहे हैं, अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस क्षेत्र में, अभी इन्होंने जैसा बताया कि मनुष्य का काम होता है कि मनुष्यता का कार्य करना सबके लिए, तो आपको इस क्षेत्र में तमाम ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको बताया होगा कि नहीं ये ऐसा काम कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं। किस किस तरह के लोगों से नेगेटिविटी आपको प्राप्त हुई, इससे कोई असर आपके जीवन में क्या हुआ? देखिए, सीधी सी बात है, निगेटिविटी हमारे पास ना आई ना आएगी। हमारे पास तो वो मसाल है कि जैसे निगेटिविटी आती है जल के भस्म हो जाती है, हमारे आसपास आ नहीं सकती है। तो मैं उधर दिमाग लगाता नहीं हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ। बहुत सारी इस तरह की बातचीत हो रही है, लेकिन हमारे पास अपनी इतनी बातचीत है, हमारे पास इतनी ज़्यादा काम है, हम खुद अपने बारे में इतना ज़्यादा बता सकते हैं कि हम उनके बारे में क्यों चिंतन मंथन करें, क्यों उनके बारे में सोचें। तो किसी तरह की निगेटिविटी पर हमारी कोई बातचीत नहीं है, ना ध्यान है, ना हमने सोचा है। अगर रास्ता बंद है तो दीवार से सर लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम तुरंत पीछे होकर रास्ता बदल लेते हैं। हम उधर सर लड़ाने का कोई प्रयास नहीं करते। तो अभी वर्तमान में जैसे युवा बस नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी करनी हो, किसी प्रकार की बस आय के पीछे भाग रहे हैं, तो आजकल के युवाओं को किस दिशा में जाना चाहिए जिससे देश का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो? नौकरी तो सबकी आवश्यकता है, लेकिन आप जैसे युवा जो प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे कि समाज की सेवा करिए, मानवता की सेवा करिए, तो ऐसे में आप उन युवाओं को क्या कहना चाहते हैं जो बस नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? देखिए, बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, मीडिया अक्सर सवाल पूछती रहती है कि आपने ये फील्ड क्यों चुना, या आप क्यों नौकरी में नहीं जा सकते थे, या क्यों नहीं नौकरी की है। तो मतलब ये तो एक बहुत ही, मतलब मेरे हिसाब से बहुत हल्का सवाल है कि हम क्यों ये क्षेत्र चुनते हैं। क्या केवल मनुष्य की सफलता का मापदंड केवल डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना या कोई सफल व्यवसायी बन जाना है? नहीं। हम लोग कहीं भी जाते हैं, जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े होते हैं तो अपने पिताजी का नाम नहीं लेते हैं। मैं साल में 1 से 2 बार IIT IIM जाता हूँ, तो जब भी मैं IIT जाता हूँ तो वहाँ खड़ा होकर अपने पिताजी का नाम नहीं बताता हूँ। मैं बड़े शान और फक्र के साथ कहता हूँ कि मैं बिस्मिल की ज़मीन गोरखपुर से आया हूँ। तो वहाँ तक जाने के लिए रास्ता यही है कि जब हमारे शहर से कोई आगे जाएगा, वो फक्र के साथ कहे कि मैं उस शहर से आता हूँ जहाँ आज़ाद पांडे रहते हैं। तो वो बनाने के लिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े होते हैं तो हम बताते हैं हम गांधी के देश के हैं, हम भगत से। अभी सितंबर में हमारे पास आमंत्रण आया हुआ है, 126 देशों के लोग वहाँ आ रहे हैं। राजस्थान में वो कार्यक्रम है, अभी हमको जाना है वहाँ पे। तो वहाँ मैं ये नहीं बताऊँगा कि मैं आज़ाद पांडे हूँ तो मेरे पिताजी का ये नाम है, मैं इस गाँव में रहता हूँ, नहीं।
बड़े शान और फ़क्र के साथ उस 128 देशों के बीच में, प्रतिनिधियों के बीच में मैं कहूँगा कि मैं गांधी और भगत सिंह के देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आज़ाद पांडे आया हूँ। तो उस जगह पर जाने के लिए ये रास्ता है। तो ये बहुत ही शानदार मार्ग है कि आप पीढ़ियों तक जिंदा रहें। 100 साल नहीं जिंदा रहना, 60 साल नहीं जिंदा रहना भाई। हमको 60 साल जिंदा रह के हम एक डॉक्टर बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं और ये कर लें तो नहीं। ये मेरा अपना क्षेत्र है और इसको मैंने स्वयं चयन किया है। किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहा है माँ बाप का या परिवार का या समाज का। तो निश्चित रूप से ये सफलता का एक अलग रास्ता है। और मैं उन सारी युवाओं से, भाई ज़रूरी है, नौकरी है, सारी चीज़ें हैं, तो रास्ते दो ही हैं। या तो आपके पास खूब ढेर सारा पैसा है तो आप रिलायंस फाउंडेशन है, और अगर नहीं है तो आप बड़ा काम कर लीजिए, कैलाश सत्यार्थी बन जाइए, और उसके बाद आपके पास सैकड़ों फाउंडेशन यूं खड़े मिलेंगे। तो दो में से एक रास्ता आपको चयन करना है कि आपके पास भगवान ने खूब ज़्यादा पैसा दिया है या आपके पास खूब ज़्यादा आत्मविश्वास दिया है। तो आत्मविश्वास दिया है तो आप आगे बढ़ जाइए, पैसा तो आना ही आना है। तो अभी हमने जाना और इन्होंने बताया कि जैसे सभी युवाओं को पैसा तो सबके पास है, लेकिन समाज के लिए भी काम करना ये हमारी आवश्यकता है। भारत की संस्कृति ने भी बताया वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपना परिवार बताया। हमें 100 वर्ष के तक बूढ़े होकर वो मर जाने की स्थिति से अच्छा कि 26 वर्ष के शंकराचार्य की स्थिति जिएं। तो ऐसे में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा जब आप इस क्षेत्र में आए होंगे। आर्थिक, मानसिक, इस प्रकार की किस तरह परिस्थितियों से आपने सामना किया, कैसे परिस्थितियों से जूझे, किस प्रकार की परिस्थितियां थी आपके सामने? देखिए, निश्चित रूप से जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो मांसपेशियों में दर्द होता है, लेकिन वो मांसपेशियों का जो दर्द है वो प्रकृति है पहाड़ पे चढ़ने की। तो ये जो ठोकरें लगी होंगी, जो समस्याएं आई होंगी, ये कोई समस्या नहीं है, वो मार्ग के दर्द का केवल एक मापदंड है। और कभी भी आप हिमालय पे चढ़ेंगे तो आपको दर्द होना तय है। तो या तो आपने वो रास्ता नहीं चुना होता, आप एकदम सामान्य से घर में बैठे रहते। एक बड़े ही अच्छे परिवार में भगवान ने हमको जन्म दिया है, तो हम भी वहाँ अपना आराम से पड़े रहते। खेती बाड़ी सारी व्यवस्था भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ था, तो हमने वो रास्ता नहीं चुना। हमने हिमालय पे चढ़ने का रास्ता चुना है। तो कठिनाइयों का कोई मामला नहीं है, उधर क्यों सोचना क्यों है भाई, वो तो सीढ़ियाँ हैं। भाई जब सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, तो बस वो खिंचाव है, वो कुछ है नहीं। जितनी भी समस्याएं आई, मैं उन सारी समस्याओं को बस ये मानता हूँ कि वो रास्ते के पत्थर रहे हैं, जिनको हमने आगे छलांग लगा के आगे जाने का प्रयास किया। तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ आपके जीवन में आई, अभी हमने आप ही से सुना। तो इस समय समाज में जैसे जो इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, ऐसे रोड पर भटकते मिलते हैं, मैं आपके सोशल मीडिया हैंडलों से भी देखने को मिलता है कि आप कैसे किस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। गोरखपुर में, अन्य इस क्षेत्र में जहाँ कहीं भी ऐसे लोग दिखाई देते हैं तो आपके पास पहला फ़ोन जाता है लोगों का। तो ऐसा आत्मविश्वास लोगों के अंदर है कि आज़ाद पांडे आएंगे तो ये सही कर देंगे। तो ऐसा जब आत्मविश्वास आपके लिए है लोगों का, तो सरकार कैसे सरकार में कितने आज़ाद पांडे और बन सकते हैं? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि जिससे एक समाज सेवा का भी क्षेत्र डेवलप हो सरकार के माध्यम से, जिसमें आप जैसे लोगों की आवश्यकता हो सरकार को और वो लोग ऐसा काम करें? तो सरकार को क्या करना चाहिए इस क्षेत्र में? देखिए, निश्चित रूप से मैं संघ के विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और उसकी एक कविता है, देश हमें देता है सब कुछ, हमको भी कुछ देना चाहिए। तो हम भी कुछ देना सीखें। तो हम सरकार से उम्मीद क्यों करते हैं, हम सरकार की तरफ क्यों जाते हैं? और अब जब बात आती है कि भाई एक आदमी जो अनाथ है, अभी आपने कहा कि एक बात आदमी अनाथ है, तो इस धरती पर कोई भी आदमी गूगल से डाउनलोड नहीं होता है। सबको पैदा करने के लिए माँ बाप हैं। तो जब माँ बाप ने पैदा किया है तो वो अगर अनाथ है तो वो अनाथ नहीं है, पूरी इंसानियत, पूरा समाज अनाथ है, तब कोई एक आदमी बेसहारा है। तो हमारी नज़र में कोई व्यक्ति मुझे अभी अनाथ दिखता नहीं है। मुझे बस ये लगता है कि आज उसके पास किसी तरह की अक्षमता है जिसकी वजह से वो सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो बस उसे उतना ही धक्का देने की ज़रूरत है कि वो अक्षमता से सक्षम की तरफ बढ़ जाए। तो अभी आपने बताया कि संघ के विद्यालय से हैं, तो संगठन से, मात्र संगठन से, अभी आपने बताया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उन संगठनों से क्या आपको सीख मिली? क्या देश सेवा के लिए सीख वहाँ से भी आपको मिली? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब आप विद्यार्थी होते हैं और जब आप एकदम आपका बाल्यकाल चलता है तो आपके आसपास का जो ऑरा है वो तय करता है कि आपका भविष्य क्या होगा। आपके आसपास की कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आ जाती हैं, कौन सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो निश्चित रूप से मैं अगर सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा तो संस्कार और जो जज्बा है वो निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि वो उन विद्यालयों की देन है, वो संघ की परिपाटी की देन है कि वो कभी थकने नहीं देता है, वो कभी रुकने नहीं देता है और ये कहता है कि हिम्मत है तो आगे बढ़।
तो कभी आपको किसी राजनीतिक संगठनों से न्योता है कि आप हमारे इस संगठन को ज्वाइन कर लीजिए, या कभी राजनीति में उतरने का आपको मन किया क्या? नहीं, देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीति में उतर के ही कोई काम करिए। आप काम ऐसा करिए कि राजनीति खुद उतर के आपके पास आए, और निश्चित रूप से मेरा ऐसा ही प्रयास है। अभी आपने अयोध्या में एक संस्था खोली है जिससे बेसहारा लोगों को, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि अयोध्या में कैसी संस्था खोली है और उसके लिए क्या काम हो रहा है? अयोध्या में जो सेंटर खुला है वो हमने खोला नहीं, हनुमान जी ने खोला है। क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान राम को अपना ताला खुलवाने में 5 साल लग गए, वहाँ हम संस्था कैसे खोल सकते थे? वो हनुमान जी का अपना केंद्र है, मैं केवल वहाँ पे जाके सेवा कर रहा हूँ। अभी आपने कहा कि हनुमान जी का अपना केंद्र है अयोध्या, गोरखपुर में भी आपको काफ़ी लोग जानते हैं, तो ऐसे माध्यम से आगे आपने क्या करने का सोचा इस क्षेत्र में? देखिए, निश्चित रूप से हमारे जीवन का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य ये है कि हमारे पास एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जहाँ कम से कम 500 ऐसे लोग जो पारिवारिक रूप से अक्षम हैं, जिनके पास गार्जियन का एक अभाव है, अभिभावक नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसे लोगों के, सड़े गले लोगों की, जो बीमार हैं, जिनको इलाज नहीं मुहैया हो पा रहा है, ऐसे 500 लोगों के रहने खाने की व्यवस्था हो, ऐसा ही एक केंद्र खोलने की इच्छा है। वही हमारी अंतिम पड़ाव है। अभी जैसा कि आपने बताया कि तमाम प्रकार के लोगों के बीच में आपका उठना बैठना होता है, जो मानसिक रूप से अक्षम है या उनका कोई है नहीं, तो कुछ ऐसा आप हमको हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या कैसे कैसे लोग आपको मिलते हैं? कुछ अचंभा, तो कुछ ऐसा बताते हैं कि उनके परिवार में कैसी स्थितियाँ रहीं, क्यों वो ऐसे हो गए, तो कुछ ऐसे चीज़ें आप हमको बताना चाहें? देखिए, निश्चित रूप से मानसिक रोगी जो होता है, वो मानसिक रोग में समाज तो सब आदमी को पागल समझता है, मानसिक रोगी समझता है, लेकिन उसमें 2 अलग अलग वर्गीकरण है। एक आदमी मानसिक रूप से मंदित है और एक मानसिक रोगी है। तो जो अभी मानसिक, जो तनावग्रस्त हो जा रहा है, अवसाद में जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका परिवारों की है। अभी मैं एक छोटे से उदाहरण से दे के समझाना चाहूँगा आपको कि अभी हम लोग जो है अयोध्या में पिछले लगभग 1.5 साल पहले हम लोग अयोध्या गए थे। वहाँ भी सेंटर हम लोगों ने चालू नहीं किया था, तब तक हम लोग वहाँ अयोध्या ऐसे भ्रमण में जा रहे थे। तो एक माताजी सीढ़ियों पे मिली हमको, हनुमानगढ़ी की सीढ़ी बैठी हुई थी, तो हम लोगों ने उनसे चर्चा की, भाई यहाँ क्यों आई हैं, यहाँ क्यों बैठी हैं? तो थोड़ी देर तक माताजी ने हम लोग को इधर उधर टहलाने का प्रयास किया, इधर उधर बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग जब एकदम उनके पीछे पड़ गए, तब उन्होंने अपने दुख दर्द को बताया, तो पता चला कि उनका बेटा जो है बैंक में पीओ है, बहू जो है वो बैंक में मैनेजर है। तो बेटे ने कहा था कि चलिए आपको अयोध्या घुमा के लाएँ, तो उनके मन में बड़ी जिज्ञासा है कि चलो भाई हम अयोध्या घूमने चलते हैं। अयोध्या घूमने तो ले आया, लेकिन वहाँ बैठाया, कहा कभी हम कुछ सामान वामान लेके आते हैं तब आपको ले चलेंगे, और वहीं छोड़ के भाग गया। माताजी कुछ देर तक उसका इंतजार करती रही, इधर उधर भागती रही, और फिर उसके बाद सोचती थी कहीं वो आ ना गया हो। बहुत देर बाद फिर वहीं आके बैठ जाती थी, लेकिन जब उनको ये महसूस हो गया कि हमको छोड़ के भाग गया है, तो फिर वो वहीं पे रह गई। तो हम लोगों ने पूछा कि भैया आप अपने घर क्यों नहीं जा रही हैं, आप तो पढ़ी लिखी महिला लग रही हैं। तो कहीं कि बेटा ये बताओ कि अगर हम घर जाएंगे तो हमारे लिए समस्या नहीं है, हमको सब पता है, लेकिन उस बेटे से आँख कैसे मिलाएंगे जो बेटा हमको छोड़ के भागा है। तो वो जो एक लाइन जो उन्होंने बोला, आँख मिलाने वाली बात जो उन्होंने कही, वो बहुत अंदर तक हमको झकझोर दी। तो मतलब इस तरह की इंसानियत का जो मापदंड है वो इतना गिर रहा है, इतना गिर गया है कि हम लोग अपनी माँ को सीढ़ियों पर भटकने के लिए छोड़ के चले आ रहे हैं। अभी कल की घटना है गोरखपुर की, आज भी अखबारों में वो सुर्खियों में है कि एक चिकित्सक ने अपने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया है। कल भी अखबारों की सुर्खियाँ थीं और आज भी अखबारों की सुर्खियों में वो खबर बनी हुई है। शाहपुर थाने का घटना है कि एक माँ बाप जो बचपन से बच्चों को पाल के डॉक्टर बनाते हैं, एक डॉक्टर बनाने में 25-50 लाख रुपए लगे होंगे, उनके लिए क्लिनिक खोला होगा, लेकिन आज उस डॉक्टर को अपने माँ बाप भारी लगने लगे। और आज उस डॉक्टर का बयान पढ़ के तो मुझे और खुद के ऊपर शर्म आ रही है। आज उस डॉक्टर का बयान छपा हुआ है कि हम लोग जो है अब वो घर छोड़ दिए हैं माँ बाप के लिए और हम लोग अब बाहर आ गए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो माँ बाप बचपन में तुमको नहीं छोड़े, तुम 100 बार गिरे, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुमको उठाते रहे, और माँ बाप को तुम घर में छोड़ के चले आए। ये बयान आ रहा है आज वो पढ़े लिखे लोगों का। तो समाज के ये पढ़े लिखे अनपढ़ जो है ना, सबसे बड़ी समस्या तो इन लोगों में है। और जो एकाकी परिवार होते जा रहे हैं वो बहुत बड़ा कारण है मानसिक रोग में जाने के लिए। तो एक बहुत बड़ी ये समस्या है। इस तरह के जो पारिवारिक कारण ही मैक्सिमम हमने देखा है। अभी तक जो भी केस हम लोगों ने देखे उसमें 80% से ज़्यादा केस ऐसे ही मिले जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके मानसिक रोगी होने के पीछे उनके परिवार ही जिम्मेदार रहा है। तो अभी आपने बताया और तमाम प्रकार से हम लोगों को सुनने को मिलता है कि भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम की संस्कृति नहीं है और विवेकानंद की संस्कृति है, रामकृष्ण की संस्कृति है। तो क्या आपको लगता है कि भारत में वृद्धाश्रम के प्रति क्या लोगों का रुझान होना चाहिए, वृद्धाश्रम खुलने चाहिए कि नहीं? देखिए, निश्चित रूप से अभी का जो वर्तमान का समय है इसमें हमें तो लगता है कि वृद्धाश्रम खुल जानी चाहिए। और एक व्यक्ति को अपनी उम्र, एक सफलतम उम्र बिताने के बाद अगर उसको लग रहा है कि घर में जंगल जैसा माहौल है तो उसे वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए।
क्योंकि इस यहाँ रोज़ रोज़ घुट के मरने से बेहतर है कि अपनी जो जीवन का जो समय बचा है उसको सफलतापूर्वक वहाँ पे बिताएं। और अगर उनको लगता है कि उनके बेटे नालायक हैं तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान करें, वृद्धाश्रमों को दान कर दें, सरकार को दान कर दें, या इस तरह के किसी सामाजिक कार्यों को दान कर दें जहाँ पे ऐसे लोगों की सेवा शुश्रूषा हो रही हो। तो मुझे लगता है कि वृद्धाश्रमों की निश्चित रूप से आवश्यकता है और अब ये खोले जाने चाहिए, नहीं तो हमारे माँ बाप घरों में कुड़ कुड़ के मर रहे हैं और वो सड़ जा रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं आती हैं। अभी 1-2 साल पहले सोशल मीडिया पे एक केस वायरल हुआ मुंबई का, जिसमें एक माँ जो है घर में सड़ गई थी, उसके मांस खत्म हो गए थे, चूहे खा गए थे, केवल हड्डियों का कंकाल बचा हुआ था और उनके बेटे अमेरिका में थे। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, अभी कोविड में एक गोरखपुर की घटना हम लोगों के सामने आई जिसको मीडिया ने खूब कायदे से छापा कि बेटे अमेरिका में थे और माँ बाप यहाँ रोटियों बिना तरस रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में ये कहना निश्चित रूप से कहीं से भी लाजमी ही होगा कि वृद्धाश्रम को खोल देना चाहिए और माँ बाप को वहाँ पहुँचा देना चाहिए, उन्हें चले जाना चाहिए कि कम से कम अपनी ज़िंदगी सुकून से जी तो पाएंगे। यहाँ ठोकर खाने से बेहतर है कि वहाँ सुकून से रहें। तो अभी आपसे इतनी बातें हम लोगों ने जानी, आप कितने लोगों की सहायता कर चुके हैं, कितने लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं? ऐसा कोई डाटा अगर आपके पास हो, अगर आप बताना चाहें कि कितने लोगों से आप मिल चुके हैं, कैसे उन लोगों की काउंसलिंग की है आपने? देखिए, अभी तक हमको लगता है कि हम लोग 6,000 से ज़्यादा मानसिक रोगियों से के 10,000 से ज़्यादा टच में हैं और 6,000 से ज़्यादा पे काम कर चुके हैं हम लोग। और अभी आप इस समय गोरखपुर जिला जेल के बाहर बैठे हुए हैं, तो गोरखपुर जिला जेल में भी इस समय हम लोग 200 से ज़्यादा की काउंसलिंग कर रहे हैं और 50 एकदम हमारे साथ रेगुलर वहाँ पे संपर्क में है। सप्ताह में 2 दिन हम लोग जा रहे हैं। वहाँ भी स्थिति बहुत ख़राब है, जिसमें हम लोग कभी आगे बातचीत करेंगे। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए। अगर आप कुछ युवाओं को खास एक संदेश देना चाहें, आप जैसा काम कर रहे हैं वैसे सभी युवाओं को अपने नौकरी के साथ साथ समाज का काम करना चाहिए। जो भारत की संस्कृति है, भारत की संतति है, ऐसे अनेक वीर पुत्र, अनेक समाजसेवी इस भारत की संस्कृति ने जने हैं जो समाज सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, देश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप युवाओं को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे वो इस मातृभूमि की सेवा करें, अपने लोगों की सेवा करें? हम युवाओं से बस इतना कहना चाहते हैं कि देखिए, जो भी संसाधन आपके पास हैं वो संसाधन कहीं भी आपने पैदा नहीं किए हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो ये माइक का स्टिकर कहीं और बनता है, ये लोहा कहीं और बना हुआ है, ये चश्मे का फ्रेम कहीं और बनता है, शीशा कहीं और बनता है। तो ये सब हज़ारों लोगों का जो सहयोग है उससे आज हम बातचीत कर पा रहे हैं। जिस फ़ोन से हम लोग, जिस कैमरे से हम लोग की बात रिकॉर्ड हो रही होगी वो पता नहीं कहाँ बना होगा। उसमें 1,000 से ज़्यादा सिस्टम लगे होंगे, मटेरियल लगे होंगे, पार्ट लगे होंगे, वो अलग अलग जगह पे बने हैं। तो हज़ारों हजार लोगों के सहयोग से एक छोटा सा वीडियो बनता है। तो एक इंसान को बनाने में कितने करोड़ों लोगों का सहयोग होगा। तो हमें उन लोगों का कर्ज उतारना है। तो कर्ज उतारने के लिए एकमात्र साधन है कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। कहीं कोई दबा कुचला परेशान आदमी दिख रहा है तो बस उसका सहयोग करिए। आप मत 1000 लोगों के सहयोग के पीछे पड़िए। आप मत बनिए BR अम्बेडकर, मत बनिए आप ज्योतिबा फूले, मत बनिए आप गांधी, मत बनिए भगत सिंह। लेकिन अगर कोई एक आदमी कहीं दिख रहा है दर्द से कराता हुआ, बस उसके काम आ जाइए, भगत सिंह का सपना साकार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद पांडे जी आपका। अभी आपने बताया था कि आपको लोग जोकर कहते हैं, मस्ताना, आवारा, ऐसे अनेक बात आपके ऊपर कृतार्थ होते हैं। समाज के लिए जो काम करने वाला है वो आवारा है, वो मस्ताना है, और ऐसे अनेक आवारा मस्ताना आजाद पांडे की आवश्यकता इस समय भारत को है, इस पूरे गोरखपुर को है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। भारत माता की जय।